गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। आज आपका पेपर है समकालीन भारत व शिक्षा। मैं आपको पढ़ा रही थी शिक्षा के सार्वजनिकरण की शिक्षा का सार्वजनिकरण क्या होता है। हम शिक्षा के सार्वजनिकरण का मीनिंग निकाल सकते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण या ऐसी शिक्षा जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो सके। शिक्षा कभी भी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या वर्ग विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति ग्रहण करके अपने जीवन को उच्च बना सकता है, किसी पद को हासिल कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा ग्रहण करके वो हम ये कह सकते हैं ऐसे कार्य कर सकता है जिससे वो अपने जीवन को प्रभावशाली या सफलता की दृष्टि उस पर पहुंचा सकता है, शिखर पर पहुंचा सकता है। तो शिक्षा ही हम ये कह सकते हैं हमारे विचारों में, हमारे कार्य में, हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में परिवर्तन ला सकती है और लाई भी है, क्योंकि और कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम व्यक्ति की या हम ये कह सकते हैं व्यक्तियों के समूह की विचारधाराओं को परिवर्तित कर सकें, नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम शिक्षा के माध्यम से उसमें परिवर्तन ला सकते हैं और लेकर भी यह है। शिक्षा को आगे बढ़ाने में कई महापुरुषों का योगदान रहा है। भारत में कुछ प्राचीन कुरीतियाँ जो विद्यमान थी उनको हम ये कह सकते हैं दूर करने में कई सारे महान पुरुषों का या महान विद्वानों का योगदान रहा है, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करी है। तो उसी आधार पर मैं आपको शिक्षा का सार्वजनिकरण पढ़ा रही थी कि शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य क्यों बनाया जाए। इसका क्या उद्देश्य था कि हम शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाए या शिक्षा सभी के लिए बनाए, सभी के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि जब हमने उसकी यशपाल समिति की रिपोर्ट जब हमने देखी थी, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जब इस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ था तो एक अच्छी शिक्षा, सभी के लिए अच्छी शिक्षा शब्द से इस शब्द को सार्वजनिकरण को हमें बोला गया था उस टाइम पे। तो ये ऐसी शिक्षा जो देने की कोशिश करी गई थी, सभी विद्वानों ने यही ध्यान में रखा, क्योंकि जब उन्होंने निष्कर्ष निकाला, रिसर्च करे या हम ये कह सकते हैं उन्होंने अध्ययन करे सारी जगह पे, सारी पूरे भारत देश के, तो लास्ट में निष्कर्ष यही निकल कर आया कि हमें अगर निरक्षरता को दूर करना है, सभी व्यक्तियों को साक्षर करना है, तो हमें शिक्षा को कई तरीके से या शिक्षा के कई स्वरूपों को हमें लाना पड़ेगा। हमें पूर्ण शिक्षा चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने काम धंधों में या हम ये कह सकते हैं रोजगार में लगे हुए होते हैं, अपने पूरे परिवार का जीवन यापन कर रहे होते हैं, तो वो विद्यालय तक नहीं आ सकते या उस टाइम पे वो विद्यालय में जाकर नहीं बैठ सकते हैं, या उनकी आयु हो गई है तो वो शिक्षा ग्रहण करने में संकोच करते हैं कि हम उनके बच्चों के साथ जाके बैठेंगे तो कैसा लगेगा। इसलिए इस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। फिर कह सकते हैं दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई। बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय महाविद्यालय खोले गए, छात्रावासों की सुविधा की गई, निम्न जातियों जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 4 से 5 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को खोलना अनिवार्य किया गया कि ज़्यादा दूरी पे विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बहुत ज़्यादा दूरी पे ना हो, उसकी दूरी क्या हो, एक निश्चित हो जहाँ पर बालक आसानी से पहुँच सके। किसी भी गांव में, कस्बे में या हम ये कह सकते हैं ढाणियों में प्राथमिक विद्यालय होना ही चाहिए, जिससे वहाँ पे चाहे वो कितने ही आबादी का क्षेत्र हो उसको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है, जिससे बच्चा कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक तो हम ये कह सकते हैं पढ़ाई कर सकता है। स्व अल्पाहार भोजन की व्यवस्था की गई, जिसको हम आज के समय में मिड डे मील कहते हैं, कि बालक को विद्यालय तक लाने के लिए, अभिभावकों को समझाने के लिए कि बालकों को विद्यालय भेजें, तो उस तरीके से मिड डे मील की भी व्यवस्था की गई। और भी कई सारी योजनाएं चलाई गई थी
शिक्षा को या हम ये कह सकते हैं विद्यालयों तक बालकों को लाने के लिए अभिभावकों की हम ये सके विचारधारा में परिवर्तन करने के लिए कि जो भी अगर उनको लाभ मिल रहा है या कुछ उनको पैसा नहीं खर्च करना पड़े, इस आधार पर भी वो बालकों को अपने बालकों को विद्यालय तक भेजे और शिक्षा ग्रहण कराने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रयत्न करें। तो यही सारी चीज़ें थी या यही बहुत सारे ऐसे उद्देश्य थे जिनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण का सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञानार्जन। फर्स्ट उद्देश्य है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। ज्ञानार्जन के उद्देश्य में हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा का सार्वजनिकरण अपरिहार्य साधन है। क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा का जो सार्वजनिकरण है वो क्या है? अपरिहार्य साधन है। इसके माध्यम से हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा उद्देश्य है बौद्धिक व मानसिक विकास का उद्देश्य। बौद्धिक व मानसिक विकास के उद्देश्य में हम लिखेंगे कि बालक का मानसिक विकास करना। तीसरा पॉइंट हम लेंगे शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास के उद्देश्य के लिए हम सीधी सी एक डेफिनेशन लिखते हैं अरस्तु की। क्या होती है अरस्तु के अनुसार? अरस्तु ने क्या बोला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। पहली जो थी ज्ञानार्जन का उद्देश्य कि ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो क्या है? शिक्षा एक अपरिहार्य साधन है। दूसरा उद्देश्य है बौद्धिक एवं मानसिक विकास, की बुद्धि का विकास हो, बालक के मानसिक विकास हो। तो बालक का मानसिक विकास किसके आधार पर हो सकता है? शिक्षा के आधार पर हो सकता है, शिक्षा के सार्वजनिकरण के आधार पर हो सकता है। शारीरिक विकास, इसके लिए अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क अपने आप ही स्वस्थ रहता है, वो कई बातों को या कई विचारधाराओं को सोच सकता है। लेकिन अगर हमारा शरीर ही सही नहीं है, हम ये कह सकते हैं हम स्वस्थ ही नहीं है शारीरिक रूप से, तो हम नई विचारधारा को या कुछ नया सोच ही नहीं सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम जब कुछ कार्य को कर रहे हैं लेकिन हमारे शरीर के किसी भी अंग में कहीं दर्द हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हम उतने अच्छी तरीके से सोच विचार के उस काम को कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा थोड़ा ध्यान तो क्या जाता जाएगा कि हाँ मेरे ये हो रहा है, मुझसे नहीं बैठा जा रहा, मुझसे काम नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। यही हमारे मन में विचारधारा चलती रहती है। फिर फोर्थ पॉइंट है तो शरीर का स्वस्थ होना तो बहुत अनिवार्य है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे कोई अन्य कार्य भी हो।
उसके लिए भी हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होएगा तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं, हम उस कार्य को पूरा जो हमें 100% देना चाहिए हम वो चीज़ नहीं दे पाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है नैतिक व चारित्रिक विकास। नैतिक व चारित्रिक विकास में हम लिखेंगे सुचरित्र व नैतिक व्यवहार राष्ट्रीय और समाज की उन्नति करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य में हम लिखेंगे बालकों को सुसंस्कृत व परिष्कृत बनाना है। सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे सामाजिक कुशलता का विकास। इसमें हम लिखेंगे देश के भावी नागरिकों में सामाजिक कुशलता का विकास करना है। पहला फोर्थ पॉइंट है नैतिक और चारित्रिक विकास। सुचरित्र और नैतिक व्यवहार राष्ट्र और समाज की उन्नति करते हैं। व्यक्ति अच्छा होएगा, अच्छे व्यक्ति समाज में है, उन अच्छे व्यक्तियों से सुचरित्र और नैतिक व्यवहार रखने वाले व्यक्तियों से अगर 4 व्यक्ति मिलेंगे, अच्छे व्यक्तियों का समूह बनेगा, अच्छे व्यक्तियों का समूह बनेगा, अच्छा समाज होएगा, अच्छा समाज होएगा, अच्छा परिवार होएगा तो राष्ट्र या देश अच्छा होएगा, राज्य अच्छा होएगा। लेकिन अच्छे राज्य, अच्छे राष्ट्र, अच्छे देश के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक विकास होना अनिवार्य है। वो किसके आधार पर हो सकता है? वो शिक्षा के आधार पर ही हो सकता है। फिर है फिफ्थ पॉइंट सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य बालक को सुसंस्कृत और परिष्कृत बनाना, बालक को अपनी संस्कृति से अवगत कराना, बालक को हमारे समाज से हम ये कह सकते हैं जितनी भी परंपराएं चलती हैं, जो हमारे हम ये कह सकते हैं संस्कृतियाँ चलती हैं, उन चीज़ों का ज्ञान देना वो किसके आधार पर होगा? सांस्कृतिक या शिक्षा के आधार पर होगा। सामाजिक कुशलता का विकास देश के भावी नागरिकों को सामाजिक कुशलता का विकास करना है। देश के भावी नागरिक हम ये कह सकते हैं जो युवा पीढ़ी होती है या जो बालक होते हैं उनको ऐसी शिक्षा या ऐसा ज्ञान प्रदान करा जाए जिससे वो अपने भविष्य को या हम ये कह सकते हैं अपने जीवन को तो उज्जवल बनाए, अपने जीवन में तो कुछ पद हासिल करें, लेकिन वो जो कार्य करेंगे वो कार्य कहीं ना कहीं उस समाज के, उस देश के, उस राज्य के लिए, उस राष्ट्र के लिए भी काम में आने चाहिए। फिर 7वां पॉइंट, लेकिन ये सारे ही चीज़ें किसके आधार पे चलेगी? ये सभी किसके आधार पे चलेगा? शिक्षा के आधार पर ही ये उद्देश्य होने चाहिए, या यही इन्हीं उद्देश्यों को निर्धारित कर शिक्षा के सार्वजनिकरण की बात
रखी गई थी। फिर 7th है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य में हम लिखेंगे प्रमुख उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। और 8th पॉइंट है जीव को सबसे मेन कि क्यों हम शिक्षा ग्रहण करते, जीवकोपार्जन का उद्देश्य। इसको हम लिखेंगे इसमें बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना व स्वयं को कुछ करने योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है, जिससे बालक अच्छे नागरिक बन सके। क्या करना है? व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य कि प्रमुख उद्देश्य तो क्या होना चाहिए, बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके, सभी दृष्टिकोण से उसका विकास हो सके। और लास्ट जो उद्देश्य है सबसे मेन जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन में बालकों को आत्मनिर्भरता की भावना, आत्मनिर्भर अगर बालक बन जाएगा, स्वयं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझने लग जाएगा, तो स्वयं को कुछ करने योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन करना कि वो इस कार्य को कर सकता है, वो अपने जीवन में ये पद हासिल कर सकता है। जब वो स्वयं कुछ बन जाएगा तो बालक में एक अच्छे नागरिक बन सकने की या बनाने की, हम ये कह सकते हैं शिक्षा के माध्यम से हम उसमें चेंज ला सकते हैं। लेकिन और बालक को आत्मनिर्भर बना सकते हैं कि वो अपनी जीविका प्राप्त या कमा सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन ये सभी किसके कारण होएगा? ये सब शिक्षा के कारण होएगा। अगर शिक्षित हमारे भारत देश में सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे तो ये जो हम उद्देश्य जो हमने निर्धारित करे हैं कि शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए या किस उद्देश्य को लेकर हमने शिक्षा का सार्वजनिकरण करा है, तो यही सब उद्देश्य थे जिसके कारण से शिक्षा सभी के लिए और सभी व्यक्ति को दी जाने की बात कही गई है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्यों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।